अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूरुल हुदा कुरैशी एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स। जब एक स्टूडेंट अपने तालीमी सिलसिले में होता है तो उसका ऐन मकसद ये होता है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करे, उसे नुमाया कामयाबी हासिल हो। अंग्रेज़ी सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि 80+20 यानी 80 मार्क का रिटन एग्ज़ाम और 20 मार्क का ओरल एग्ज़ाम, इस तरह से 100 मार्क्स बनते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम सिर्फ 80 मार्क्स के रिटन पेपर पर बात करेंगे। एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में किन नुकात पर ध्यान देना चाहिए, सवालात की नहज क्या होती है और मुख्तसर अंदाज में किस तरह से जवाबात लिखे जाते हैं, और जहां तफसीली सवालात के जवाबात लिखने होते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, इस पर हम जायज़ा लेंगे। इस वीडियो में मैंने जो पेपर लिया हूँ ये एक प्रिलिमिनरी एक्टिविटी शीट है जो मेरे स्कूल में ली गई थी पिछले साल यानी 2019 में। याद रहे, कोविड-19 की वजह से सिलेबस रिड्यूस हुआ है लेकिन मार्क्स का नहज अभी चेंज नहीं हुआ, यानी कि 80+20 का फॉर्मूला अब भी लागू है। पहले तो मैं एक मोटी-मोटी बात ये बता दूँ कि हमारे एक्टिविटी शीट में पहला हिस्सा लैंग्वेज स्टडी होता है जिसे मैंने एलएस कहा है। इसके बाद हमारे टेक्सचुअल पैसेजेस होंगे, फिर पोएट्री का हिस्सा होगा, पोएट्री के बाद नॉन टेक्सचुअल पैसेज यानी जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं वो होगा। उसी नॉन टेक्सचुअल पैसेज पर मबनी हमें समरी राइटिंग तैयार करनी होगी। इसके बाद कंपोजिशन का हिस्सा होता है जिसमें हमें 4 दूनी 8 कंपोजिशन में से 4 तैयार करने होते हैं, और फिर ट्रांसलेशन का हिस्सा है। तो मैं फ़र्दन फ़र्दन एक एक चीज़ आपको समझाते जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। यानी कि सबसे पहले सेक्शन 1 जहाँ पे लैंग्वेज स्टडी है वो 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। फिर इसके बाद टेक्सचुअल पैसेज होंगे जो कि 2 पैसेज होंगे, यानी आपकी किताब से, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी से 2 पैसेजेस लिए जाएंगे, 2 अलग अलग सबक, वो 10 जमा 10 यानी 20 मार्क के होंगे। इसके बाद पोइट्री का हिस्सा है। यहाँ पर पोइट्री में एक 5 मार्क की पोइट्री क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगी, और दूसरा हिस्सा 5 मार्क का एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम होगा, यानी 5 जमा 5 10 मार्क्स का होगा। चौथे हिस्से में नॉन टेक्सचुअल पैसेज यानी हम जिसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं, ये वो हिस्सा है जो आपकी किताब में नहीं दिया गया, बल्कि आपको अनसीन बिना पढ़े का कोई ऐसा पैसेज दिया जाएगा जिसमें सवालात की नहज सेम आपके टेक्सचुअल पैसेज की होगी। ये हो जाने के बाद इसी के नीचे एक 5 मार्क का समरी राइटिंग भी होगा। पांचवा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है राइटिंग स्किल का। यहाँ पर कंपोजिशन की 8 किस्में होगी, और उन 8 किस्मों में से आपको 4 करने होंगे, यानी हर मर्तबा आपको 2-2 ऑप्शन होंगे, और उन 2 ऑप्शन में से आपको कोई एक करना होगा। मिसाल के तौर पर आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर जो कि होंगे उनमें से एक करना होगा। इस तरह से 5 मार्क का एक लेटर आपको लिखना है। इस तरह से 4 अलग-अलग हिस्से जुड़कर 20 मार्क बनेंगे। आखिरी पर दिया है स्किल डेवलपमेंट जो कि खास तौर से आपके ट्रांसलेशन पर बेस्ड है। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स। अब इस स्लाइड पर नज़र डालिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको लैंग्वेज स्टडी का जो हिस्सा है वो 12+3 यानी कि 12 जमा 3 15 मिनट में हल कर लेना है। इसके बाद हमारे जो टेक्सचुअल पैसेज है वो 15-15 मिनट के 2 है, यानी कि आधे घंटे में हमें अपने पढ़े हुए यानी स्कूल में जो आपका ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है ऐसे 2 पैराग्राफ 2 पैसेजेस आपको आधे घंटे में हल करना है। इसके बाद पोइट्री का हिस्सा है जो कि 10 मार्क का होगा यानी 5+5 का होगा, उसे आपको तकरीबन 18 मिनट में हल कर लेना है। अगला हिस्सा हमारे नॉन टेक्सचुअल पैसेज का है। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि आपको यहाँ ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है, यानी 10 मार्क का पैसेज है लेकिन इसमें हल करने के लिए आपको 20 मिनट दिए जा रहे हैं। गौर कीजिए, टेक्सचुअल पैसेज और नॉन टेक्सचुअल पैसेज दोनों की स्टाइल एक ही जैसी होती है, लेकिन टेक्सचुअल पैसेज क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ होता है ऑलरेडी, इसलिए उसे हल करने के लिए 15 मिनट मुनासिब होते हैं। जबकि नॉन टेक्सचुअल पैसेज क्योंकि आप उसे पहली मर्तबा देख रहे हैं, वहाँ पर आपको उसे 1 या 2 मर्तबा पढ़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आपको उससे 20 मिनट दिए जा रहे हैं हल करने के लिए। साथ ही साथ उसी नॉन टेक्सचुअल पैसेज को हल करने के बाद आपको समरी राइटिंग हल करना है। इसके लिए आपको अलग से 15 मिनट और दिए जाते हैं। इस तरह से चौथे हिस्से को यानी इस सेक्शन को हल करने के लिए आपको तकरीबन 35 मिनट्स मिलते हैं। पांचवा हिस्सा हमारा राइटिंग स्किल का है, जहां पर हम कंपोजिशन पे बात करेंगे। यहाँ पे लेटर राइटिंग होगी, यहाँ पर डायलॉग राइटिंग होगी, स्पीच राइटिंग होगी,
बताया जा रहा है कि इस तरह से 5-5 मार्क वाले ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें हल करने के लिए 15 मिनट्स यानी 15 मिनट मुनासिब वक्त है। तो एक लेटर लिखे आपने, इसके लिए 15 मिनट, फिर उसके बाद आपने डायलॉग राइटिंग हल की फॉर एग्जांपल, उसके लिए 15 मिनट। इसके बाद आपने इसी हिस्से में वर्बल से नॉन वर्बल या नॉन वर्बल से वर्बल पे बेस्ड इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया, इसके लिए आपको फिर से 15 मिनट मिलेंगे। और इसके बाद एक्सपांड द थीम या फिर न्यूज़ वगैरह, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, यहाँ पर आपको फिर 15 मिनट मिलेंगे। इस तरह से 4 कंपोज़िशन के लिए आपको तकरीबन 1 घंटे का वक्त मिल जाता है। आपके एक्टिविटी शीट का आखिरी हिस्सा ट्रांसलेशन पर बेस्ड है, जहाँ पर 5 मार्क्स के लिए आपको तकरीबन 7 मिनट दरकार होंगे। याद रहे, ये तमाम वक्त का जो हमने टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट किया है, ये एक आइडियल सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। कुल मिलाकर 80 मार्क के लिए आपको 180 मिनट मिलते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा एक्टिविटी शीट लूँगा जिसको मैंने ऑलरेडी हल कर लिया हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं। तो ये है 2019-20 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का 80 मार्क्स का एक्टिविटी शीट। यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर A1 में आपको पहला सवाल मिलेगा, स्पेलिंग इनकम्प्लीट होगी, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला यहाँ पे स्पेलिंग लार्ज की है, जिसमें से जी नहीं दिया गया था, इस जी को आपको कंप्लीट करना है। दूसरी एग्जाम्पल में क्विक में आई लगाना पड़ेगा। तीसरी एग्जाम्पल माइट है, यहाँ पे जी लगाना होगा। और चौथी एग्जाम्पल बॉर्डर में डी लगाना है। टोटल 4 खाली जगह है आई, और इस तरह से आपको 2 मार्क मिलेंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसे मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लफ्ज़ों की 4 जोड़ियाँ दी जाएगी, जैसे यहाँ मटर्ड, अरेंज, लंगूर, कोल्ड। और सही तरतीब अरेंज ए से शुरू है, पहले अरेंज आना चाहिए, फिर 2 नंबर पे कोल्ड आना चाहिए, 3 नंबर पर लंगूर, और फिर 4 नंबर पर मटर्ड। ये हल करने पर 1 मार्क। इसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का दूसरा हिस्सा, इस मरतबा आपको तमाम वर्ड्स एक जैसे ही स्पेलिंग से शुरू मिलेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट, केस, केज और क्लास। आप देखेंगे हर मरतबा सी रिपीट हुआ। ऐसी हालत में हमें पहले सी को डिलीट करना होगा, यानी कि हम इसे हज़फ कर लेंगे, और अब हमारे पास ओ, ए और एल इस तरह से स्पेलिंग बचती है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करते वक्त हमारा लफ्ज़ केज ये नंबर 1 की पोजीशन पर होगा, 2 नंबर पर केस होगा, 3 नंबर पर क्लास, और कॉन्सेप्ट 4 नंबर पर होगा। इसे भी सही तरतीब में लगाने पर 1 मार्क मिलेगा। तीसरा सवाल पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है। यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे और कैपिटल स्मॉल्स की गलतियाँ होंगी। हमें इन्हें दुरुस्त करना होगा। मिसाल के तौर पर हमें सबसे पहले मिसाल में इज़ दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तवा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे। इज़ का आई कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पर इज़ दैट सो के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, मिसेस का एम कैपिटल हो जाएगा, श्रीवास्तवा का एस कैपिटल हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होगा। अब इस दूसरी मिसाल को देखिए, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। यहाँ पर भी हमें कोटेशन मार्क्स लगाने हैं। वोंट में एपोस्ट्रोफी लगाना होगा, रेन के बाद कॉमा लगाना है, आई को कैपिटल करना है, आई ग्रम्बल्ड, आई कैपिटल हो जाएगा, और ग्रम्बल्ड के बाद फुल स्टॉप। इस तरह से 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने पर 2 मार्क मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड दिया जाएगा जिस बड़े वर्ड से आपको 4 छोटे वर्ड्स बनाने होंगे। मेक 4 वर्ड्स। यहाँ पर एग्जाम्पल दी है सिग्निफिकेंट। हम सिग्निफिकेंट से 4 छोटे लफ्ज़ बना सकते हैं, जैसे पहला बन सकता है साइन, SIGN साइन। दूसरा बन सकता है CAN कैन। तीसरा बन सकता है ANT एंट यानी चीटी। और चौथा बन सकता है फिन, FIN फिन, मछली का पंख। 4 सही स्पेलिंग लिखने पर आपको 2 मार्क मिलेंगे। पांचवा सवाल, यहाँ पर आपको इस तरह से एक डायग्राम मिल सकता है, जहाँ पर सेंटर में दिए गए लफ्ज़ से रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखना है। याद रखिए, यहाँ पर सिर्फ रिलेटेड वर्ड्स कहा गया। यहाँ पर अगर कहा जाए कि दिए गए बीच के सेंटर वाले वर्ड से रिलेटेड नाउन्स बताए, तो उस वक्त हमें सिर्फ नाउन्स लिखना होंगे। अगर कहा गया कि वर्ब्स लिखिए, तो उस वक्त हमें सिर्फ वर्ब्स लिखना होंगे। लेकिन इस मरतबा इस क्वेश्चन में यहाँ कोई कैद नहीं है, तो मैंने आइडिया से रिलेटेड वर्ड्स पसंद किया, जैसे गुड आइडिया या फिर बैड हो सकता है, नाइस आइडिया हो सकता है, सुपर्ब हो सकता है, और इंटरेस्टिंग हो सकता है। 4 सही जवाब लिखने पर 2 मार्क मिलेंगे।
छठा क्वेश्चन वर्ड चेन है। इस मर्तबा इस पेपर में वर्ड चेन दी गई है जो कि वर्ब्स पर बेस्ड बनाना है, यानी हमें ऐसे अल्फाज चुनना होंगे जो तमाम वर्ब हो। अगर इसके अलावा अगर आप कोई और लिख देते हैं तो वो सही माना नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर टॉक से स्पेलिंग शुरू हो रही है। वैसे मैं बता दूं, हम इसे आम जबान में बच्चे से अंताक्षरी कह सकते हैं। जैसे अंताक्षरी में कोई गीत जिस आवाज़ पर ख़त्म होता है, अगला गीत उसी से शुरू होता है। स्पेलिंग दी है टॉक, जिसके आखिरी पर के है, इसलिए हमारा अगला वर्ड के से शुरू होगा और वो वर्ब होना चाहिए। मैंने पसंद किया है कीप। आप चाहे तो कोई दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन वो वर्ब होना चाहिए। कीप पी पे ख़त्म हुआ, इसलिए अगला वर्ड मैंने पुट लिया हूँ। फिर वो टी पे ख़त्म हुआ, इसलिए मैंने टेल पसंद किया हूँ। और टेल एल पे ख़त्म होता है, तो मैंने चौथी एग्जाम्पल LIVE लिव लिया हूँ। यहाँ पर भी 4 सही एग्जाम्पल और सही स्पेलिंग लिखने पर आपको 2 मार्क मिलेंगे। लैंग्वेज स्टडी का इसी का दूसरा हिस्सा है बी। यहाँ पर आपको एक फ्रेज यानी मुहावरा दिया जाएगा। आप देखिए B1, इसमें ए दिया गया है टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ एक मुहावरा है जिसके माने होते हैं ध्यान रखना, और मैंने इसका सेंटेंस भी बना लिया हूँ आपकी सहूलत के लिए। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली। इस तरह से एक सही सेंटेंस बामानी सेंटेंस लिखने पर 1 मार्क मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ये सॉल्व ना कर पाए तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है बी, एड अ क्लॉज। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है जो कि आई सॉ अ स्मॉल बर्ड है, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको दूसरा क्लॉज उसमें जोड़ना है। तो मैंने इस सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट किया, आई सॉ अ स्मॉल बर्ड विच वॉज ब्लैक। मैंने एक छोटा परिंदा देखा जो कि काले रंग का था। फ्रेज या क्लॉज कंप्लीट करने पर आपको 1 मार्क मिलता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा यानी लैंग्वेज स्टडी का आखिरी हिस्सा। यहाँ पर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स इस्तेमाल करना है। आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स है, नंबर 1 रेगुलर और दूसरा है डेवलप। मैंने इनमें इस तरह से इजाफा किया, रेगुलर से बना सकते हैं इररेगुलर, अपोजिट वर्ड बन गया है, और इसमें मैंने प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया हूँ। आप चाहे तो रेगुलर से रेगुलरली भी बना सकते हैं। दूसरा वर्ड डेवलप दिया था, मैंने इसमें मेंट का इजाफा किया, इस तरह से वर्ड बना डेवलपमेंट। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने पर दोनों सही जवाब पर 1 मार्क मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये हिस्सा हल नहीं करना चाहे तो फिर से दूसरा ऑप्शन है, और वो ये है कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस मर्तबा आपको सेम वही 2 अल्फाज दिए जाएंगे, लेकिन इस मर्तबा आपको उन्हें जुमले में इस्तेमाल करना होगा और दिए गए 2 लफ्जों में से सिर्फ एक ही लफ्ज का सेंटेंस बनाना होगा। जैसे रेगुलर, इसका सेंटेंस इस तरह से बन सकता है जैसे ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट। बच्चों, इस तरह से हमने हमारे एक्टिविटी शीट का पहला हिस्सा कंप्लीट किया, लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद का हिस्सा शुरू होता है हमारा टेक्सचुअल पैसेज। बोर्ड एग्जाम में आपको चाहिए कि इतना पेपर हो जाने के बाद आप नए सफ़े से नए आंसर की शुरुआत करें। जैसे ही आप टेक्सचुअल पैसेज देखते हैं, फ़ौरन आपको चाहिए कि पहले आप उस टेक्सचुअल पैसेज को एक बार तेज़ी से पढ़ लें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका ताल्लुक आपके किस लेसन से है, स्टोरी से है। टेक्सचुअल पैसेज में A1 क्वेश्चन ज़्यादातर खाली जगह भरने के लिए या फिर ट्रू एंड फॉल्स के लिए हो सकता है। इस वक्त दिया गया सामने जो पैसेज है वो मैरी कॉम से लिया गया है। यहाँ पर आपको 4 खाली जगहें दिखाई दे रही है। हर खाली जगह सही तरीके से भरने पर आपको हाफ मार्क यानी आधा मार्क मिलेगा। टोटल 4 खाली जगह जब आप कंप्लीट करते हैं आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर मैंने जवाबात लिख दिए हैं। जैसे पहले का जवाब एथलेटिक्स होगा, दूसरे में एज अ 5 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन, और तीसरे में अ पुअर फैमिली, चौथे में कीन रेसलर आना चाहिए। इसी पैसेज का दूसरा सवाल A2 होता है जो ज़्यादातर किसी खाके की शक्ल में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक वेब दिया गया है, कभी कभी ये वेब गोल दायरों की शक्ल में हो सकता है, बाज़ दफ़ा ये स्क्वायर की शक्ल में हो सकता है या रेक्टेंगल की शक्ल में हो सकता है। यहाँ पर इस पैसेज में मैंने A2 का आंसर अंडरलाइन किया हूँ, आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी A2 का कुछ हिस्सा पिछले पेज पर यहाँ भी है। अगला हिस्सा होता है A3 पर, जहाँ पर आपको सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, बाज़ दफ़ा फ्रेजेस भी पूछे जा सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी पर बेस्ड होगा। जैसे इस वक्त एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, यानी ज़िद्दैन पूछी जा रही है।
फाइनली का जवाब इनिशियली होना चाहिए, एरोगेंट का हम्बल होना चाहिए, फेल्यूअर का अपोजिट सक्सेस और डिसक्वालीफाई का क्वालिफाई आना चाहिए। इस तरह से 2 मार्क मिलेंगे। टोटल 4 ऑप्शन, कुल मिलाकर 2 मार्क्स। A4 ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर आपको ग्रामर पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इस वक्त यहाँ पर टेल टैग्स पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन टैग पूछा जा रहा है। आप ये भी देखिए कि 4 क्वेश्चंस के लिए आपको चारों आंसर्स ऊपर ब्रैकेट में दिए गए हैं, यानी आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा ये आंसर्स दिए भी जा सकते हैं और बाज़ दफ़ा ये आंसर्स नहीं भी दिए जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें किसी टेबल की शक्ल में भी पूछा जाए, जहाँ पर जोड़ियाँ मैच करनी होती है। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स। इसका आंसर हैडंट शी होना चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक ज़्यादा बेहतर इसका आंसर डिडंट शी होना चाहिए था। वैसे एग्जाम में इस वक्त जो ऑप्शन दिया है उसके मुताबिक मैंने हैडंट शी लिखना मुनासिब समझा। दूसरा है, मैरी कॉम वॉज बॉर्न इन कंगथेरी विलेज। इसका आंसर वॉजंट शी। तीसरा है, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर, और इसका आंसर होना चाहिए डिडंट शी। और लास्ट है, शी इज फेम्ड एज अ 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। आंसर होगा इजंट शी। पांचवा क्वेश्चन बच्चों के लिए पर्सनल रिस्पॉन्स का होता है। यहाँ पर आपकी ज़ाती राय जानी जाती है और देखा जाता है कि स्टूडेंट खुद से सेंटेंस फॉर्मेशन कर सके। विच स्पोर्ट्स पर्सन डू यू लाइक मोस्ट, वाई? 2 मार्क का ये क्वेश्चन है और बेहतर है कि इसके लिए आप 4 से 6 लाइन का आंसर लिखें, जिसमें 4 से 6 सेंटेंसेस हो। इस तरह से हमने यहाँ पर 10 मार्क का पहला टेक्सचुअल पैसेज कंप्लीट किया। इसी टेक्सचुअल पैसेज के बाद दूसरा टेक्सचुअल पैसेज शुरू होता है, यानी हमारी इंग्लिश की कोर्स बुक्स में से ली गई कोई स्टोरी या लेसन। जैसे स्क्रीन पर इस वक्त आपके द बॉय हु ब्रोक द बैंक से पैराग्राफ्स लिए गए हैं। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया है इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे नंबर 1, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और उसके अंदर पहला सवाल पूछा गया, आई एम द ओनर ऑफ द बैंक, मैं बैंक का मालिक हूँ, और इसका सही जवाब है सेठ गोविंद राम। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, आई एम द फ्रेंड ऑफ मिसेस श्रीवास्तवा, मैं श्रीवास्तवा की दोस्त हूँ, इसका सही जवाब है मिसेस भूषण। मेरे मुताबिक यहाँ पर इस तरह से टोटल 4 सवालात पूछे जाने चाहिए थे। 4 सवालात होते तो हम यहाँ पर आधे आधे मार्क के मुताबिक टोटल 2 मार्क्स लेते थे, लेकिन इस वक्त दिए गए क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इसलिए हम 1 + 1 2 मार्क्स लेंगे। इसी पैसेज पर मबनी B2 सवाल है। यहाँ पर भी आपको एक वेब डायग्राम दिया जा रहा है और इसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे मिसेस भूषण वॉज अनकंफर्टेबल बिकॉज, और इसके 2 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा हूँ, इट वॉज समर डे या हीट का प्रॉब्लम था, और सेकेंड है इट वॉज द हॉटेस्ट समर। B3 में जैसे आप जानते हैं कि वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। जैसे मील, टूर, हैंडकरचीफ और टैमरिंड ट्री के लिए आपको कोई एडजेक्टिव बताना है। मैंने इसके आंसर्स इस तरह से लिखा हूँ, यहाँ इन बॉक्सेस पर ध्यान दीजिए। मील से बना है मिड डे मील, टूर से बना कस्टमरी टूर, और टैमरिंड ट्री के लिए लार्ज शेडी, और हैंडकरचीफ के लिए लार्ज। इस तरह से मैंने B3 को आपके लिए दिखाने की कोशिश की है। आप अपने स्क्रीन पर इन्हें हाइलाइटेड कलर्स में देख सकते हैं। B4 क्वेश्चन आप जानते हैं वो ग्रामर बेस्ड होता है। इस मर्तबा आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। सेंटेंस है, दैट समर वॉज द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ, नीचे आप इस कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक देख सकते हैं। चेंज द डिग्री एक बहुत ही मशहूर ग्रामर है। आंसर इस तरह से बनेगा, नो अदर समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर वॉज एज हॉट एज दैट समर। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने इसका आंसर आप लोगों की सहूलत के लिए ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया हूँ। आंसर होगा, हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ। B5 में दोबारा से आपकी पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है। हैव यू एवर हर्ड अ रूमर दैट हार्म्ड पीपल, एक्सप्लेन इट।
यहाँ भी 4-6 लाइनों में आपको बताना है कि क्या आपने कोई ऐसी अफवाह सुनी है जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। याद रहे B5 का आंसर हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। आपकी एक्टिविटी शीट में तीसरा हिस्सा पोइट्री पर होता है। यहाँ पर 5+5 दो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। पहला हिस्सा 5 मार्क वाला इस तरह से है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर पहले आपको ABC इस तरह से A1, A2, A3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको फौरन पहले नज़म पढ़ लेना है और फिर A1 को सॉल्व करना है। वैसे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दी गई नज़म द ट्विंस है। A1 में आपको खाली जगह को कंप्लीट करना है और इसके आंसर इस तरह से होंगे। आपकी सहूलत के लिए मैंने ब्लू हाइलाइटेड कलर से इनके आंसर दिखाया हूँ। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। 4 सही खाली जगह कंप्लीट करने पर आपको 2 मार्क मिलेंगे। इसके बाद A2 क्वेश्चन में फिर से वेब डायग्राम पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी इस डायग्राम को कंप्लीट करने पर आपको 2 मार्क मिलेंगे। आपकी सहूलत के लिए A2 का आंसर इस तरह से मैंने रेड कलर में नीचे हाईलाइट किया हूँ। A3 क्वेश्चन में आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछी जा रही है। वैसे मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले ही इसका आंसर ढूंढ लिया हूँ। A3 का आंसर होगा हाइपरबोल यानी सनत मुबालगा। आप देखेंगे A3 ये तीसरा सवाल है जो सिर्फ 1 मार्क के लिए है, यानी 2+2+1 इस तरह से हमारा पोइट्री का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। पोइट्री सेक्शन में हमारा दूसरा हिस्सा है एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम। आप देखिए यहाँ पर पहले आपको इफ पोयम दी गई है, पोयम का टाइटल और साथ ही साथ इसके लिखने वाले पोएट का नाम नीचे दिया गया है। याद रखिए एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम के ये सवालात फिक्स्ड होते हैं, यानी हर साल यही चीज़ें पूछी जाएगी। स्टूडेंट को चाहिए कि वो इन सवालात को अच्छी तरह से पक्का कर ले ताकि उन्हें इम्तिहान में आसानी हो। जैसे पहला क्वेश्चन होता है टाइटल, दिया गया है जवाब इफ, शायर का नाम पोएट, हमने लिखा है रुडयार्ड किपलिंग, राइमिंग स्कीम, और यहाँ पर मैंने A B C आपकी सहूलत के लिए पहले से ही ढूंढ लिया हूँ। अगला सवाल है फिगर ऑफ स्पीच और वो भी एक लिखना है। मैंने जवाब में लिखा हूँ एलिट्रेशन। आप चाहे तो इसके अलावा भी कोई और फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं, लेकिन इस साल 10वीं में दी गई तमाम पोएम्स में एलिट्रेशन का इस्तेमाल ज़रूर हुआ है, इसलिए एलिट्रेशन लिख देना एक सेफ आंसर होगा। यहाँ पर यह भी गौर कीजिए कि टाइटल लिखने पर हाफ मार्क मिलता है, शायर का नाम लिखने पर हाफ मार्क मिलता है, राइम स्कीम लिखने पर 1 मार्क मिलेगा और फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन या कोई और अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पर 1 मार्क मिलेगा। लेकिन थीम या सेंट्रल आइडिया जो कि 2-3 लाइन का होना चाहिए उस पर आपको 2 मार्क मिलेंगे। जैसे इफ ये जो पोयम है इसमें एक बाप अपने बेटे से नसीहत करता है, ये इस पोयम का सेंट्रल आइडिया है। इसे आप 2-4 लाइनों में लिख कर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस पर आपको 2 मार्क मिलेंगे। हमारा अगला हिस्सा है नॉन टेक्सचुअल पैसेज, जिसे उर्फआम में हम अनसीन पैसेज कहते हैं। ये भी 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर भी A1 में खाली जगह पूछी जा सकती है या ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है। इसे हल करने के लिए आपको 20 मिनट के लगभग मुनासिब वक्त होगा। आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप तेज़ी से 1 या 2 मरतबा इस पैराग्राफ को पढ़ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर मालूमात क्या दी गई है और उस पर मबनी इन सवालात को हल करना है। जैसे इस वक्त दिया गया पैसेज मोबाइल के इस्तेमालात पर है। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आंसर्स को देख लीजिए। आपकी सहूलत के लिए आंसर्स इस तरह से हैं। A2 क्वेश्चन में फिर से एक मरतबा वेब डायग्राम आपको पूछा जा रहा है जो आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर मोबाइल के इस्तेमालात और उसकी फैसिलिटीज़ बताई जा रही है जिसे आपको पैसेज देकर कंप्लीट करना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा वोकेबलरी बेस्ड है। यहाँ पर आपको नाउन्स और एडजेक्टिव्स की जोड़ियों को मैच करना है, यानी असल में चाहा यह जा रहा है कि आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तैयार करें। जैसे नंबर 1, क्वालिटी से जुड़ना चाहिए A यानी सुपेरियर, सुपेरियर क्वालिटी इस तरह से बनता है। लाइफ से जुड़ना चाहिए लोनली, लोनली लाइफ। इंस्ट्रूमेंट से जुड़ना चाहिए अट्रैक्टिव यानी C, अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट इस तरह से बोला जाता है। और चौथा, रेंस जुड़ना चाहिए हेवी से, यानी कि हेवी रेंस। इसी पैसेज में
A4 में ग्रामर पूछा जाता है। इस मर्तबा दिया गया ग्रामर वॉइसेस पर बेस्ड है। आपको पैसिव वॉइस बताना है। पहला सेंटेंस है, मेनी मोबाइल्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ अ कैमरा। आंसर इस तरह से होगा, द फैसिलिटी ऑफ अ कैमरा इज प्रोवाइडेड बाय मेनी मोबाइल्स। इतना आंसर लिखने पर 1 मार्क मिलता है। अब दूसरा, यू कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस वाया द इंटरनेट। जवाब इस तरह से होगा, मैसेजेस वाया द इंटरनेट कैन ऑल्सो बी सेंट बाय यू। बच्चों, 2 ग्रामर यानी 1+1 2 मार्क मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको सीन पैसेज की तरह अनसीन में भी पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, डू यू विश टू हैव अ मोबाइल फोन, व्हाई? क्या आप मोबाइल फोन रखना चाहोगे और क्यों? आपको 2-4 लाइनों में इसका आंसर बताना होगा। इस नॉन टेक्सचुअल पैसेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, वो है बी, समरी राइटिंग, यानी दिए गए उस पैसेज को मुख्तसर से अंदाज में 1/3 कर लिखना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे एक सूटेबल टाइटल भी देना होता है, उन्वान देना होता है। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में बोर्ड के इम्तिहान की हड़बड़ी में ये क्वेश्चन नज़रों से भूल जाते हैं और अगले सवाल पर जंप कर जाते हैं। बच्चों, समरी राइटिंग में इस पैराग्राफ को, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, तकरीबन 13 से 14 लाइनें यहाँ दी गई है। जब आप इसे मुख्तसर करेंगे तो सबसे पहले इसका टाइटल यानी उन्वान आपको लिखना होगा, जो कि मुख्तसर सा हो। और याद रखिए, ज़्यादातर उन्वान पहली लाइन में मिल जाते हैं। जैसे इस समरी राइटिंग का उन्वान यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन दिया जा सकता है और इसका 1/3 हिस्सा तकरीबन 4-5 लाइनों में आ जाना चाहिए। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा बड़ा यानी 6-7 लाइनें भी मुमकिन हैं, क्योंकि हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी मोटी होती है, जबकि कंप्यूटराइज्ड हैंडराइटिंग कम जगह में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लिख लेती है। हमारे बोर्ड के एक्टिविटी शीट करते वक्त अब बहुत ही अहम पड़ाव आता है राइटिंग स्किल्स का। देखने में आया है कि बहुत सारे बच्चे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते, इसलिए अक्सर बच्चे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही 3 घंटे लगा देते हैं। लेकिन अगर आप हमारा दिया गया टाइम टेबल का चार्ट फॉलो करते हैं और अपने लिखने की रफ्तार को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि हर सही सवाल सही वक्त पर कंप्लीट हो जाए, तो इंशाल्लाह आप यहाँ से 1 घंटे के अंदर बकिया हिस्सा हल करेंगे। यानी अब तक आपके 2 घंटे इम्तिहान हॉल में गुजर चुके। अब आगे राइटिंग स्किल में पहला क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग का, जहाँ पर आपको एक बेसिक मटेरियल दिया जाता है। जैसे यहाँ सामने आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं सिंगापुर पैकेजेस का, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लिमिटेड सीट है, 30% ऑफ किया गया है, एक इंसान के लिए खर्चा इतना आएगा, 3 से 4 दिन का टूर होगा वगैरह। नीचे तमाम मालूमात दी है, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अब ये मालूमात आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में से कोई एक अंदाज में खत लिखकर बतानी है। जैसे नंबर 1, फॉर्मल में बताया गया, यू एंड योर फ्रेंड्स विश टू जॉइन द टूर, राइट अ लेटर टू एन ऑफिशियल ऑफ द टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सिंगापुर आस्किंग फॉर मोर डिटेल। यहाँ आपको फॉर्मल अंदाज में सिंगापुर के ऑफिसर से जानना है कि और क्या मजीद जानकारी आपको मिल सकती है। फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं, इनफॉर्मल किस तरह से लिखते हैं, इस पर हमारा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। अगर आप चाहे तो फॉर्मल के बजाय इनफॉर्मल लिख सकते हैं, यानी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर, यू एंड योर फ्रेंड्स विश टू जॉइन द टूर, राइट अ लेटर टू योर फादर हु इज आउट ऑफ टाउन आस्किंग हिज परमिशन टू जॉइन द टूर। यानी आपको अपने वालिद को खत लिखकर उनसे इजाज़त लेना है कि आप सिंगापुर जाना चाहते हैं। बच्चों, फॉर्मल या इनफॉर्मल में से कोई एक लेटर हल करना है, जो कि 5 मार्क का है, जिसे हल करने के लिए तकरीबन 15 मिनट मुनासिब होंगे। लेटर कंप्लीट हो जाने के बाद बी हिस्सा है डायलॉग राइटिंग का। वैसे डायलॉग राइटिंग के ऑप्शन में आपको स्पीच भी दी जाती है, यानी तकरीर। इस वक्त आपके सामने डायलॉग राइटिंग की एग्जाम्पल है, चलिए इसे देखते हैं। आप देखेंगे कि पहला हिस्सा इस डायलॉग राइटिंग का 4 स्टेटमेंट या जुमले हैं, जहां पर जम्बल्ड ऑर्डर में ये जुमले दिए हैं। आपको इन्हें सही तरतीब में लगाना है। स्क्रीन पर मैंने आपकी सहूलत के लिए इनके आंसर्स बता दिया हूँ। याद रखिए, ये चारों को हल करने पर आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। इसी डायलॉग राइटिंग का दूसरा हिस्सा बी है। यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर या बातचीत डायलॉग बताए जाएंगे, जहाँ पर एक हिस्सा होगा, दूसरा आपको कंप्लीट करना होगा। मिसाल के तौर पे ए और बी में डायलॉग हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे, डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो बी का रिस्पॉन्स आपको लिखना है, यस आई श्योरली लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस। ए फिर क्वेश्चन करता है, विच हिस्टोरिकल प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट,
तो जवाब इस तरह से आया, आई वुड लाइक टू विजिट ताजमहल इन आगरा। यहाँ पर भी इन रिस्पॉन्सेस को कंप्लीट करने पर आपको हाफ प्लस हाफ 1 मार्क मिलेगा, यानी अब तक आपको 2 मार्क मिल चुके हैं। डायलॉग राइटिंग का तीसरा हिस्सा सी पार्ट है। यहाँ पर राजेश और मंगेश के दरमियान इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, इस पर हमें डायलॉग बताना है, यानी राजेश और मंगेश किताबों की अहमियत पर बातचीत कर रहे हैं। इतना हिस्सा 3 मार्क के लिए है, यानी यहाँ पर हमें कम से कम 6 सेंटेंसेस बनाने होंगे। आप चाहे तो 3 सेंटेंसेस राजेश के और 3 सेंटेंसेस मंगेश के इस तरह से डायलॉग की शक्ल में बनाएंगे। सी हिस्से में यहाँ पे दी गई हिदायत में लिखा है मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि उन्हें सिर्फ 3 डायलॉग लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 एक्सचेंजेस का मतलब होता है कि 3 सवालात का जाना है और 3 सवालात का आना है, यानी कुल मिलाकर 6 सेंटेंसेस आपको लिखना है। जो स्टूडेंट्स डायलॉग राइटिंग हल नहीं करना चाहते, उनके लिए दूसरा ऑप्शन स्पीच का होता है। स्पीच यानी तकरीर। यहाँ पर भी आपको तकरीर करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनकी मदद से आपको एक तकरीर तैयार करना है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में गांधी जयंती के मौके पर आपका टॉपिक है व्हाई आई लव इंडिया, मुझे भारत देश से प्यार क्यों है। टॉपिक दिया गया है, साथ में नीचे पॉइंट्स दिए हैं, जैसे रिच एंड वेरिड हेरिटेज, इन नंबरेबल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट टू विजिट, डेमोक्रेसी विल ऑलवेज स्टे इन इंडिया, वैरायटी ऑफ पीपल, लैंड ऑफ आवर बर्थ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इनके अलावा आप चाहे तो अपने भी कुछ नुकात इसमें जोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है 5 मार्क के इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें कम से कम 10 से 15 के दरमियान लाइनें आंसर्स में लिखनी होगी, और इसे भी हल करने के लिए 15 मिनट का वक्त मुनासिब होगा। 10 से 15 लाइनों का मतलब होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर का आंसर पेपर का एक हिस्सा, 1 साइड। छठा सवाल यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का है, यानी नॉन वर्बल से वर्बल में कन्वर्ट करना होगा, उसी तरह से उल्टा वर्बल से नॉन वर्बल में कन्वर्ट करना होगा। आइए देखते हैं। आपको सामने दिए गए डायग्राम में फ्रेंड यानी दोस्त के बारे में कुछ क्वालिटीज बताई जा रही है, और इस पर बेस्ड आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है कि एक अच्छे दोस्त में कौन कौन सी खूबियां होती है। जैसे यहाँ दिया गया है, मैं क्लॉकवाइज पढ़ते चलता हूँ। नेवर गेट्स यू इन ट्रबल, अच्छा दोस्त मुसीबत में नहीं डालता। ट्रूथफुल, सच्चा होता है। ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ईमानदार और समझदार होता है। हेल्पफुल एंड सोशेबल, यानी कि मदद करता है और समाजी घुल मिलकर रहने वाला होता है। इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस, आपके एतमाद में मजीद इजाफा करता है। स्टैंड्स बाय यू इन नीड, अच्छा दोस्त आपकी ज़रूरत के वक्त आपके साथ होता है। शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर, उसका मिजाज इस तरह का होता है कि वो आपस में चीज़ों को बांटना पसंद करता है, दूसरों का ख्याल रखता है। थिंक अबाउट योर गुडनेस, आपके भले के बारे में सोचता है। इसका आंसर लिखने के लिए भी तकरीबन आपको 15 मिनट मिलेंगे, और इसका आंसर भी तकरीबन 10 से 15 लाइन के दरमियान होना चाहिए, यानी आपके आंसर के पेज का 1 साइड पूरा हिस्सा। जो स्टूडेंट ऊपर दिए गए सवाल को हल नहीं करना चाहे, तो उनके लिए इसका अपोजिट वर्बल टू नॉन वर्बल होता है, यानी आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि तकरीबन 12 से 15 लाइनों के दरमियान होगा, जिसका कुछ हिस्सा अभी स्क्रीन पर सामने है और कुछ हिस्सा मैं थोड़ी देर के बाद आपके दिखाऊंगा। इस मालूमात को आपको 2 मरतबा तेजी से पढ़ना है, और फिर इस मालूमात को डायग्राम की शक्ल में जैसे बताया जाए चेंज करना है। चलिए देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें वेब डायग्राम तैयार करना है, और उसका टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इस पर वेब डायग्राम, और इंशाल्लाह इस तरह के वर्बल नॉन वर्बल की मज़ीद एग्जाम्पल जल्द ही मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमारे राइटिंग स्किल का अगला हिस्सा होता है एक्सपांड द थीम। यहाँ पर आपको न्यूज़ रिपोर्ट या स्टोरी टेलिंग इसमें से एक लिखना है। पहला क्वेश्चन न्यूज़ रिपोर्ट पर बेस्ड है, जहाँ पर आपको हेडलाइन दी गई है, जैसे यहाँ इंडिया विंस 3 गोल्ड मेडल्स इन एशियन गेम्स। इस हेडलाइन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को 10 से 15 लाइन के दरमियान एक न्यूज़ तैयार करनी है। न्यूज़ रिपोर्ट किस तरह से तैयार करते हैं, इस पर हमारा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। फिर भी मुख्तसर में आपके सामने बता देता हूँ कि न्यूज़ रिपोर्ट को हल करने के लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला हमारे WH क्वेश्चंस का है। जब स्टूडेंट अपने आप से पूछता है वही WH वर्ड्स, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हाउ, तो इनके आंसर्स को जब जोड़ा जाता है तो मिलकर एक न्यूज़ रिपोर्ट बन जाती है।
जैसे वाकया कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व था वगैरह। इसे भी हल करने के लिए 15 मिनट मुनासिब होंगे। जो स्टूडेंट्स न्यूज़ रिपोर्ट नहीं करना चाहते तो उनके लिए ऑप्शन में स्टोरी राइटिंग होता है। याद रखिए, स्टोरी राइटिंग लिखते वक्त सबसे पहले आपको एक सूटेबल टाइटल देना है और इसकी शुरुआत आपको यहाँ दी गई है, जैसे वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड हितेश, ही वॉज वेरी पुअर सो ही कुड नॉट बाय अ बाइसाइकिल टू गो टू स्कूल। इस स्टोरी को अब आपको कंप्लीट करना है। इसे भी हल करने के लिए 15 मिनट दरकार होंगे और लिखने के लिए 10 से 15 लाइनें काफ़ी होगी। स्टोरी राइटिंग के लिए छोटी सी टिप ये है कि स्टोरी पास्ट में होती है, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस के सेंटेंसेस ज़्यादा यूज होंगे। स्पेशली सिंपल पास्ट टेंस का यूज ज़्यादा होता है। हमारे एग्जाम का आखिरी हिस्सा स्किल डेवलपमेंट, जो कि छठा सेक्शन है, जो कि ट्रांसलेशन पर बेस्ड है। यहाँ पर पहले हिस्से में आपको 2 मार्क के लिए 4 लफ्ज़ों के मानी उर्दू में यानी अपनी मदर टंग में लिखना है। जैसे यहाँ पर 6 एग्जाम्पल दी गई है। पहला वर्ड है डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, डिसेबल्ड यानी अपाहिज या लाचार, डिजीज यानी बीमारी, सोल्जर यानी सिपाही, वायलेंस यानी तशद्दुद और स्टैमर यानी हकलाना। 6 में से 4 लिखना काफ़ी होंगे। 4 अल्फाज के मानी लिखने पर 2 मार्क मिल जाएंगे। इसका अगला हिस्सा बी है। यहाँ पर आपको इस मर्तबा सेंटेंसेस दिए जाएंगे। 4 सेंटेंसेस में से 2 के आंसर उर्दू में लिखना है ट्रांसलेट। जैसे राजू सेव्ड अ गर्ल फ्रॉम ड्राउनिंग, जवाब होगा राजू ने लड़की को डूबने से बचाया। दूसरा, वी मस्ट हेल्प द नीडी एंड द पुअर, जवाब हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करना चाहिए। तीसरा, ट्रीज प्रोवाइड अस मेनी यूजफुल थिंग्स, जवाब दरख्त हमें कई कारआमद चीज़ें देते हैं। और चौथा, इट इज़ नॉट गुड टू मेक फन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, अपाहिज लोगों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। याद रहे, यहाँ पर भी 4 में से 2 जवाब लिखना काफ़ी है। हर एक सही पर 1 मार्क मिलेगा, यानी टोटल 2 मार्क मिलेंगे। ट्रांसलेशन का तीसरा हिस्सा, इस मर्तबा आपको अंग्रेजी का कोई इडियम या प्रोवर्ब दिया जाएगा। जैसे ज़रबुल मिस्र, कट यूर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। या दूसरा, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए बच्चे गूगल की मदद से तकरीबन 50 से ज़्यादा प्रोवर्ब्स डाउनलोड करें और इन्हें उर्दू में याद कर ले। इस तरह से टोटल 5 मार्क ट्रांसलेशन के इस हिस्से में मिलेंगे। इसे भी हल करने के लिए तकरीबन 8 मिनट मुनासिब है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहा होगा। ये एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बोर्ड पेपर लेकर आऊँगा और उसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। साथ में कंपोजिशन के हिस्से पर हम तमाम 8 अलग अलग कंपोजिशन पर सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।